राज्यपाल जी ने ये क्यों नहीं बताया कि उनकी नितिन गडकरी से फोन पर बातचीत हुई है? किसान साथियों पर 25,000 मुकदमे दर्ज है। यूपी के अंदर एक दर्ज हुआ हो तो एक तरह से टिकैत की, राज्यपाल की, योगेंद्र यादव की, दर्शन पाल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। जो क्या मतलब समझोगे यार, पूरी तरह से सरकार कंट्रोल। जहां अरे हम हराने के लिए नहीं आए, हम किसानों को जिताने के लिए। हिंद केसरी न्यूज लाइव आपके बीच में दोबारा। आज हालात तीनों कानूनों पे सुप्रीम कोर्ट पे होल्ड, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कोई बड़ा कॉल लेने पे होल्ड, और इस होल्ड के चक्कर में जो पीछे बैठा हुआ किसान है उसके लिए एक चिंता बन गई है कि आंदोलन की क्या दशा होगी और मेरे मुद्दों के साथ क्या होगा। तो इसी में हमारे बीच में विकल्पाचार्य जी आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरी राम राम, देश भर के किसानों को नमस्कार। आज देश दो तरह के राज्यों में हम देख सकते हैं जहां एमएसपी सबसे ज़्यादा मिलता है। 6% को अगर उसके लाभ देखे जाए 9% तक आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ दूर दराज राज्य ऐसे हैं, पहाड़ी राज्य हैं, जहां मात्र 2 या 2.5% तक ही एमएसपी का लाभ मिलता है। ये जो आंदोलन को खाली पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी तक जो संकुचित हो गया है, इसके पीछे सरकार की क्या इंटेंशन हो सकती है? सरकार की इंटेंशन तो क्लियर है। सरकार इस आंदोलन से गैर एमएसपी राज्यों में फायदा उठाना चाह रही थी, जो वो उठाएगी भी इस बात में। लेकिन संयुक्त मोर्चा को जहां सचेत होना चाहिए था कि आज इस आंदोलन को 8 महीने हो चुके। एमएसपी का टोटल रिकॉर्ड पूरे पिछले आप अगर 40 सालों से देखें, केवल 6% फसलों पर हमें एमएसपी मिल रही है, जिसका मैक्सिमम 95% हिस्सा लड़ाकू क्षेत्र हरियाणा और पंजाब ले रहा है। तो स्टेट बोलते हैं। हाँ, अगर ये बेसिकली लड़ाई तो नॉन एमएसपी स्टेट की है कि अगर हम एमएसपी गारंटी कानून की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान को होगा, मध्य प्रदेश को होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों को होगा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को होगा। लेकिन ये बात एसकेएम उन राज्यों में नहीं पहुंचा पाया। लेकिन जो सरकार का दुष्प्रचार था, सरकार उन राज्यों में ये बात जरूर पहुंचा चुकी है कि हम हरियाणा पंजाब से एमएसपी का हक छीन कर और उसका प्रोपोर्शन आपको देंगे। तो ये आंदोलन आप नॉन एमएसपी किसानों के बिल्कुल पूरी तरह से खिलाफ है। इसमें मैं नेतृत्व की कमी मानता हूं कि इसे केवल 2 राज्यों तक संकुचित, 3 या 4 राज्यों तक ये संकुचित हो गया। राजस्थान शामिल रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। अब तक 8 महीने में आज़ादी के आंदोलन देख लीजिए, उस समय ना ये सोशल मीडिया होता था, ना अखबार होता था, फिर भी गांधी जी का एक ऐसे योग आंदोलन, एक दांडी मार्च, एक भारत छोड़ो आंदोलन लगभग महीने के अंदर पूरे भारत में फैल जाता था। इसलिए उन्होंने पहले यात्राएं करना जरूरी समझा आंदोलन से पहले। हाँ, ये मान के चलिए नेतृत्व की कमी है कि जो चीज़ हम 8 महीने में बहुत बड़े स्तर पर ले जा सकते थे, उसके स्तर को हमने संकुचित कर दिया। यानी कि आंदोलन जितना लंबा चलेगा, जहां एमएसपी का लाभ नहीं मिलता, उन राज्यों में दुष्प्रचार करके भाजपा और एक डिवाइड पॉलिसी खेल रही है, जहां के छोटा मंझोला जो किसान है और जो नॉन एमएसपी राज्य है, उनको एश्योर कर रही है कि हम आपके लाभ के लिए सब कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर राज करने की तो कभी से देख लीजिए, फूट डालो राज करो की नीति रही। और निश्चित तौर पर जो हमारे साथी कह रहे हैं मिशन यूपी चलाएंगे, मिशन उत्तराखंड चलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। अरे बीजेपी ऑलरेडी वहां पर आपके आंदोलन के दौरान 8 महीने में आपका इतना दुष्प्रचार कर चुकी है कि एफसीआई और सरकारी खरीद का बड़ा हिस्सा हरियाणा पंजाब खा रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हकों पर डाका डल रहा है। हमने उस डाके को रोकने का प्रयत्न किया है, यानी आप लोगों को आपका हक दिलाने की कोशिश कर चुके हैं। तो वो तो अपना ग्राउंड मजबूत कर चुके हैं, लेकिन हमने उस ग्राउंड के लिए नाम हम दे देते हैं कि मिशन उत्तर प्रदेश चलाएंगे, मिशन उत्तराखंड चलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी ग्राउंड पर तैयारियां क्या है? उन ग्राउंड पर तैयारियों के लिए कोई भी आदमी, कोई भी नेतृत्व कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और एक 2 विचारधाराएं रखी जा रही हैं। एक तो जैसे अन्ना हजारे की थी, 1947 में एक जन आंदोलन उठा था, भारत को आज़ादी मिली ब्रिटिश से। एक इलेक्टोरल के तहत राजनीतिक बदलाव की बात करिए, जैसे केजरीवाल पैदा हुए, हरियाणा में भी एक केजरीवाल जन्म लेने के लिए छटपटाहट में लगा हुआ है। तो आंदोलन की राजनीति इलेक्टोरल राजनीति से कैसे डिफरेंट होती है, इस चीज़ में जरा
बताएं। ये निश्चित तौर पर है कि हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं और विचारों की आज़ादी भारत की आज़ादी ने हमें दी है कि हर एक आदमी अपने विचार बता सकता है। लेकिन जो आंदोलनकारी नीतियाँ हैं, चाहे आप भारत को आज़ाद करने की बात करें, चाहे जेपी आंदोलन की बात करें या अन्ना आंदोलन की बात करें, लोकतंत्र में बहुत लोगों ने सफल प्रयास भी राजनीति में किसानों के जाने के हुए और असफल प्रयास भी हुए। सफल प्रयास आप रहबर आजम चौधरी छोटू राम का देख सकते हैं, जिन्होंने राजनीति में जाने के बाद किसानों को उस समय उनके हक दिलवाए जब अंग्रेजों का काला राज होता था। चौधरी चरण सिंह का असफल प्रयोग था कि उनको संसद के अंदर घुसने नहीं दिया गया। इसी तरह अभी पीछे राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल और हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला, ये असफल प्रयोग थे जिन्होंने किसानों से किसानों के नाम पर वोट लेके, किसानों के नाम पर रैलियां करके और किसानों के हकों पर डाका डालने की कोशिश करी। दूसरी जो आंदोलन की राह है उसके अंदर हम स्वार्थ से परे होते हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। जितने आंदोलनकारी ज्यादा होंगे, जितने लोग सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे, जैसे मोदी जी ने भी कहा ये परजीवी और आंदोलनजीवी है, जितने सवाल पूछने वाले ज्यादा होंगे लोकतंत्र में जवाबदेही उतनी ज्यादा होगी। चाहे उसके बाद लोकतंत्र में जो भी सिस्टम चुना जाए, जब आप जवाबदेही की ताकत अपनी बना लोगे, हर गांव के अंदर हर मतदाता अपने मत के साथ मत को जिसको दिया है उससे जवाब मांगे, उसके किए हुए वादों पर प्रश्न करेगा, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सुधार लाने का एक प्रक्रिया है। आपको आज से 25-30 साल पहले हम लोग चाहे चोट भी लग जाते थे थाने नहीं जाते थे, क्यों? कसूरवार का भी जूत पड़ा करते और पुलिस वाले भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। लेकिन आज सिस्टम उसको हमने इतना स्ट्रगल करके सुधार दिया कि आज आम गरीब आदमी है वो जाके डीजीपी से मुलाकात कर सकता है, अपनी शिकायत को किसी लेवल तक लेके जा सकता है। तो इस व्यवस्था को सुधारेंगे हम ही। एक तो है इसमें भागीदारी और दूसरी है चौकीदारी। और आंदोलन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी है। आंदोलन के कई तरीके बदले, सोशल मीडिया से भी आंदोलन आया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुडिशल एक्टिविज्म भी आया, और आंदोलन की कॉन्स्टिट्यूशन में एक फिक्स एक वैलिडिटी भी है। फिक्स वैलिडिटी, मोरल वैल्यूज बढ़ती है। सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस समाज के अंदर हम लोग अपनी पत्नी और अपने बच्चे से सोचना बाहर बंद कर दिया था, आज हम एक बहुत बड़े समाज के बारे में सोचते हैं। वो मोरल पावर किसने दी? वो मोरल पावर हमें आंदोलन ने दी। आंदोलन हमें बताता है कि आपने धरती के ऊपर मानव के रूप में जीवन लिया है, तो ये जीवन केवल आपके और अपने बच्चों के लिए नहीं है, ये जीवन पूरे समाज में स्वच्छता फैलाने के लिए, पूरे समाज को जो वंचित वर्ग है उसके हक दिलाने के लिए, जहां भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको मानव का जन्म मिला है। तो आंदोलन तो एक प्रकार की, जिस प्रकार हम कहते थे ऋषि तप करते थे, तो ये एक प्रकार की तपस्या है। जो इसमें जितना ज्यादा तपेगा, राष्ट्र का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और प्रदेश का भी भला होगा। एक सामूहिक रूप से इवोल्यूशन है कि हम 70 साल के बाद, 80 साल के बाद कहाँ पहुँचे हैं और हमें क्या परिवर्तन चाहिए। एक सोशल स्ट्रक्चर हमारी कंट्री है, आंदोलन से तय होता है। और यदि आप राजनीति में घुस भी जाते हो तो राजनीति कॉरपोरेट से कहाँ आज़ाद हो पाती है, लेकिन आंदोलन ऐसा है जो कॉरपोरेट को भी उसकी स्थिति में ला सकता है। और जो नागरिक के तौर पे धर्म जाति से ऊपर उठ के यदि हम प्रजा के चरित्र में आए तो आंदोलन, आपको नहीं लगता एक बड़ा बदलाव ला सकता है? देखिए, जो आपने कॉर्पोरेट वाली बातें कही, मैं तो खुलेआम कहता हूं, मंचों से कहता हूं कि 1972 के बाद भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, सभी कॉर्पोरेट के दलाल बने हैं। हम लोग भी यदि राजनीति में जाने की कोशिश करेंगे, अपनी किसान पार्टी या कोई पार्टी बनाएंगे, तो उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होगी। फंडिंग कहां से लेंगे? फंडिंग हमें कॉर्पोरेटों से लेनी पड़ेगी। और जब कॉर्पोरेट फंडिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर है कि वो हमसे ये चाहेंगे कि हम उनके हकों की आवाज उठाएं, गरीब वंचित किसान के हकों की आवाज ना उठा पाएं। तो निश्चित तौर पर बदलाव का उचित माध्यम जो है वो आंदोलन की लाइन है। आंदोलन के ऊपर जितने ज्यादा लोग, इस देश के लोग भागीदारी करेंगे, उतना जो है हमारी प्रजातंत्र के अंदर इन चुने हुए सांसदों की, इन कॉर्पोरेटों को सरकारें कभी नहीं भगाएंगी, क्योंकि सरकारों को तो ये फाइनेंस करने वाले लोग हैं। इन कॉर्पोरेटों को अपने हकों के प्रति, कॉर्पोरेट्स अमेरिका में भी है और कॉर्पोरेट्स इंडिया में भी है। इंडिया में हम तीनों काले कानूनों से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में कोई कंपनी 35 रुपए की चीज खरीद के 60 में बेचती है, लेकिन हमारे ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, अंबानी अडानी है, ये इतने खतरनाक है कि ये जो चीज इन्होंने खरीदनी है वो चीज ये चाहते हैं लागत कीमत से भी 100वें हिस्से पर मिले, यानी 1 रुपए में वस्तु खरीद के 100 रुपए में बेचने की कोशिश करे। इसीलिए इन तीनों एग्रीकल्चर लॉज का हम विरोध कर रहे हैं कि जब कॉर्पोरेट खेती आ गई, जब प्राइवेट मंडीकरण आ गया, तो जो ऊंट के मुंह में जीरा है, एमएसपी भी कोई बड़ी चीज नहीं है। एक एमएसपी पे याद आया, एमएसपी कागज पे है और दावे होते हैं सरकार के दी जा रही है, और एक एमएसपी किसान कहता है कि मुझे इसका अंतिम छोर पे लाभ नहीं मिल रहा। जो नेता चुन के इलेक्ट्रोल सिस्टम में चला गया
क्या गारंटी है कि कल वो शोषण नहीं करेगा? जहां तक सरकार की एमएसपी की गारंटी की बात करते हो कि एमएसपी उन्होंने फसलों पर जारी कर रखी है, मिली, वो सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं 6%। वो एमएसपी वैसे ही है जैसे मोदी जी की पत्नी को मोदी के पति होने का फायदा हुआ, ऐसे ही उस एमएसपी का फायदा देश के किसानों को हुआ। पूरी तरह से हमें वो मिल नहीं पाई लीगल, और जो कह रहे हैं कि हम इलेक्टेड बंदे हैं वो आवाज उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, उनकी क्या गारंटी? क्या उनकी गारंटी के लिए एक्ट मांगेंगे फिर? नहीं। बीजेपी की गवर्नमेंट भी 2014 में रेवाड़ी में पहली रैली के अंदर क्या कहकर आई थी? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। ये 2 वादे थे जिसमें स्वामीनाथन के ऊपर आज तक इन लोगों ने जिक्र तक नहीं किया। तो निश्चित तौर पर उनसे कोई एफिडेविट नहीं लिया जा सकता, उन पर कोई एक्ट लागू नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोगों की घेराबंदी जवाबदेही बढ़ाएगी, और जब जवाबदेही होगी और जब लोगों का, लोकतंत्र में लोगों का डर होना चाहिए, राज का डर नहीं होना चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र है, ना कि राजतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जो लोग आप चुने उन लोगों की जवाबदेही से आप डरें। तो आंदोलन जो है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है, राजतंत्र और कॉर्पोरेट तंत्र को कमजोर करता है। इसीलिए हम आंदोलन के जीवन को ज्यादा अच्छा जीवन मानते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी इन डिप्लोमेसी, जब बातचीत होती है उसमें पारदर्शिता कैसे रखी जाए? किसान सरकार की बातचीत को क्यों ना ऑनलाइन दिखाया जाता है? और जो मुद्दे हैं जो किसानों के, उसके साथ गन्ना किसान का मुद्दा है, भूमि अधिग्रहण की एक बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई है। तो क्या 2 मुद्दों पे ही केंद्रित करके और मुद्दों का इग्नोरेंस करके नए नए मुद्दे पीछे जन्म ले रहे हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाओ। रज्जेवाल जी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कॉन्फिडेंट हो रहे थे, संयुक्त कोर्स किसान मोर्चा ऐसा है। रज्जेवाल जी ने ये क्यों नहीं बताया कि उनकी नितिन गडकरी से फोन पर बातचीत हुई है? नितिन गडकरी ने क्लियर कट ऑफर दिया है कि आप पहली स्टेटमेंट जो है एमएसपी की लेके आइए, एमएसपी गारंटी कानून के लिए अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिए, सरकार एमएसपी मानने को तैयार है। उसके बाद तीनों काले कानून या उन पर संशोधन पर बात कीजिए। उस बात को ठुकरा कर जिस व्यक्ति ने उससे बात कराई, रज्जेवाल से नितिन गडकरी की बात बताई गई, उसे किसान विरोधी बताकर संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर निकाल दिया गया। ये जवाबदेही रज्जेवाल साहब देंगे। फिर जवाबदेही अगर हमारी बनती है, हम, आप कह रहे हो लोकतंत्र में एमपी एमएलए से जवाबदेही मांगे, हम जवाबदेही उन नेताओं से क्यों नहीं मानते कि वाया पंजाब यूपी के थ्रू इस किसान आंदोलन की दिशा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, यहां से टोलों को, लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। यहां हमारे किसान साथियों पर 25,000 मुकदमे दर्ज है। यूपी के अंदर एक दर्ज हुआ हो तो बता दीजिए। हमारे यहाँ रोज के 20 विरोध प्रदर्शन आयोजित होते हैं, यूपी के अंदर एक भी विरोध प्रदर्शन योगी का आयोजित हुआ हो तो हमें बता दीजिए। और पूरे का पूरा स्कीम जिस प्रकार सरकार को कंट्रोल अंबानी अडानी कर रहे हैं, आज मैं खुल के कहना चाहूंगा कि एसकेएम वो एसकेएम नहीं रहा जो कि 26 जनवरी से पहले था। एसकेएम आज एक तरह से इसमें टिकैत की, रज्जेवाल की, योगेंद्र यादव की, दर्शन पाल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, जो लोगों की राय बिल्कुल नहीं जानना चाहती। जो इनकी अपनी प्रदेश सरकार से बातचीत हुई है, राज्य सरकार से बातचीत है, मैं सीधा आरोप लगाना चाहूंगा कि आप ये जांच करवाइए हमारे यूपी वाले नेताजी के कि उनका बेटे को नेशनल हाईवे का ठेका कब मिला। आंदोलन के बाद एनएच के ठेके में दिए गए हैं। एनएच के ठेकों का कर्ज उतारने के लिए, एनएच के ठेकों का कर्ज उतारने के लिए उनके राष्ट्रीय महासचिव जो है युद्धवीर सिंह, वो हमारे एसकेएम की मीटिंग में प्रपोजल लाते हैं कि उन हरियाणा से टोल पैसे लोगों को हटा दी जाए, टोल खोल दिया जाए। तो इसका क्या मतलब समझोगे यार? पूरी तरह से सरकार कंट्रोल। जहां पूरे देश की जनता आपके संसद मार्च में आपके साथ जाने को तैयार थी, वहां आपने केवल उसे 200 लोगों तक लिमिटेड कर दिया। 4.5 महीने से हरियाणा का इंटेंस हो सकती है इन लोगों की। इंटेंस निश्चित तौर पर है। मैं तो खुलकर कहना चाहूंगा, पंजाब के जत्थेबंदियों का जो अब रोल है वो निश्चित तौर पर पंजाब में अपने चुनाव के अंदर बीजेपी को हराने और किसी पार्टी की सरकार विशेष जो अब वहां चल रही है उनके साथ उनका गठबंधन है, और उनके कहने पर वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते। इस आंदोलन को वो लोग गारंटी से लिख लीजिए मार्च 2022 तक ले जाएंगे, जब तक पंजाब और यूपी का चुनाव नहीं हो जाता। यूपी वाले भाई साहब हैं जो हरियाणा के अंदर महापंचायतें कर रहे हैं, यूपी वाले भाई साहब जो आपको एमएसपी गैर एमएसपी मुद्दा बताया है, उसका जानबूझकर भरपूर इस्तेमाल करेंगे बीजेपी के पक्ष में। वो उन लोगों के खिलाफ बोलेंगे जो गरीब मजदूर वंचित लोग हैं, उन लोगों के जैसे जैसे वो खिलाफ बोलेंगे वो वोट बैंक जो है वो जमीन से बाहर निकलेगा और दोबारा से बीजेपी को सत्ता दिलाएगा। तो जो लोग हम यहाँ आए थे, एसकेएम की रचना किस लिए हुई थी? किसानों को उनके हक दिलाने के लिए। एमएसपी गारंटी कानून, तीनों कानून तो हमने मांगे ही नहीं थे। एमएसपी गारंटी कानून से कम किसान को कुछ सहायता मिलती, वो कम से कम लिखित में तो था मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियों की, तो उससे कुछ लिखित सहायता मिलती, उसके लिए आए थे। अगर हम आंदोलन को ये मनाते रहे यूपी में हरा देंगे, पंजाब में हरा देंगे, उत्तराखंड में, अरे हम हराने के लिए नहीं आए, हम किसानों को जिताने के लिए आए हैं। आप मेन मुद्दे से लोगों को
मत भटकाइए। आज भटकाने के लिए क्या किया जा रहा है? हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन। हम तीनों काले कानून वापस लेने के लिए आए थे, लेकिन एसकेएम के नेता कहीं भी दंगा हो जाता है वहां कहते हैं केस वापसी के लिए महापंचायत, केस वापसी के लिए महापंचायत आयोजित कीजिए, हम आएंगे। अरे जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे ऊपर केस बढ़ेंगे निश्चित तौर पर। जिन लोगों को केसों से डर लगता है वो घर में बैठ जाएं। अगर हम पहले हम केस करवाएं, उसके बाद महापंचायतें आयोजित करें, लोगों का टाइम और समय व्यर्थ करें, बहुत ज्यादा ईंधन खर्च कराएं। हिसार में क्या हुआ? टोहाना में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज थी, झज्जर के अंदर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज थी, हिसार के अंदर 2 बार पंचायतें हुई, बड़े बड़े चौधरी यूपी वाले गए और कहा गया केस वापस ले लिया गया। अरे एसपी आईजी के हाथ में पावर ही नहीं है केस वापस लेने की। ये तो जब हरियाणा का मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर अध्यादेश लाएगा कि किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए सारे मुकदमे सरकार वापस लेती है, वो तब होगा जब हम आंदोलन जीतेंगे। केवल और केवल लोगों की ताकत को बांटने का काम आज एसकेएम कर रहा है कि लोग थक जाएं, लोग इस आंदोलन से थक कर घरों को वापस लौट जाएं। जो लोग यूपी वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर ये चाहते हैं, जब वो टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर देखते हैं कि यहाँ पर मजबूती पहले की तरह बनी हुई है और उनकी मजबूती खोखली हो चुकी है, 50 टेंट वहां पर मौजूद नहीं है, तो वो लोग सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर को गाजीपुर और शाहजहांपुर बॉर्डर जैसा बनाना देना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा का किसान बहुत समझदार है, वो ऐसा होना नहीं देगा। चौकीदारी पूरी मजबूत है। आप ये जो इलेक्ट्रोल की तरफ जो धकेल रही है सरकार कूटनीति से, जो वोट बैंक है किसानों का हरियाणा में, आज वो आधा इधर आधा इधर है, उसमें भी सेंध लग जाएगी अगर वो इलेक्ट्रोल की 2 पेटियां रखवा देंगे तो। ये एक तरह से अपना जो डिफेंस है, जो अपोनेंट को कमजोर करने के लिए ये बीजेपी की चाल भी तो हो सकती है। आंदोलन को आगे सरकाना चाहती है और फ्रेंडली मैच है। हमारे एसकेएम के नेता भी इस आंदोलन को केवल और केवल, आप इन 3 राज्यों का इलेक्शन देख लीजिए, आप जैसे किसान नेता चुनाव में उतरेंगे तो किसान का वोट बैंक भी तो टूटेगा। कब नहीं उतरते रहे किसान नेता चुनाव में? अगर आप मेरे ऊपर प्रश्न कर रहे हो, मैंने चुनाव लड़ा अभय सिंह के खिलाफ, 2019 का चुनाव लड़ा, लोगों ने खड़ा किया। लिए लड़ना अलग है और एक पूरी इंटेंस से लड़ना एक अलग। पूरे इंटेंस से ही चुनाव, जब भी आदमी कोई खेल लड़ता है या चुनाव लड़ता है, पूरी इंटेंस से लड़ा है, तो वो इलेक्ट्रोल मुद्दा सरकार तो बांटने और फाड़ने में पिछली बार क्या किया, दुष्यंत चौटाला को जान करके अलग किया गया ताकि वोट बैंक डिवाइड हो, और उसके बाद वही वोट बैंक उन्होंने जो उनके खिलाफ गया था वो उसका इस्तेमाल कर लिया। हम सरकार की नीतियों से शिकायत नहीं कर सकते। शमशेर, प्राउड ज्यादा महसूस कर रहे हैं आप चुनाव लड़के या किसान नेता के तौर पे लड़के? निश्चित तौर पर आंदोलनकारी आदमी को तो दरी के ऊपर नींद आएगी, युद्ध के मैदान के अंदर नींद आएगी, उसे एसी कमरों के अंदर या संसद भवन या विधानसभा के अंदर वो विचलित हो जाएगा। हमारे कुछ साथी गए, कामरेड अमराराम जी गए, संसद के अंदर राजू गया, लेकिन वहां पर वो नहीं टिक पाए। दोबारा से उन लोगों को दरी पर आना पड़ा, क्योंकि हम आंदोलन जीवी है। मोदी जी ने हमारी जात पहचान चुके हैं, मोदी जी हमारी नस्ल पहचान चुके हैं, तो हम लोग तो हमेशा संघर्ष के अंदर ही अपनी स्थिति ज्यादा मजबूत पाते हैं, बाकायदा कि हम सत्ता के साथ होकर चले। हरियाणा संयुक्त मोर्चा बड़ा संगठित है, बड़ा नॉन पॉलिटिकल है, किसान क्या उम्मीद करे? आंदोलन से कुछ लेके उठेगा? आंदोलन से निश्चित तौर पर अगर किसान लेकर कुछ नहीं उठा, तो जिस प्रकार आज बीजेपी नेताओं को कूटा जा रहा है ना, उस प्रकार मेरे तरियां रोज लाइव आने वाले पत्रकारों से बात करने वाले, स्टेजों पर बात करने वाले किसान नेताओं को एक एक चुन चुन कर मारा जाएगा, चुन चुन कर मारा जाएगा, जिन्होंने किसानों के साथ दगा किया। और किसान राजनीति 1000 साल पीछे चली जाएगी। किसान उसके बाद शहरों में मजदूरी करेगा, लेकिन किसी किसान नेता के जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा, किसान एकता के जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा। इसलिए हरियाणा संयुक्त मोर्चा पूरी इस कोशिश में है कि आंदोलन बिक ना जाए, ये आंदोलन अपनी राह से भटक ना जाए। इसके लिए हमें जितनी शहादत देनी पड़े, आप आंदोलन के स्टार्टिंग दिन से देखिए, आज मोदी सरकार और एसकेएम में हम कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां वीएम सिंह को निकाला गया, उसके बाद जो आज भी लड़ रहे हैं, वीएम सिंह को निकाला गया, जितने बुद्धिजीवी देश में थे, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के दशरथ कुमार हो, और जो बड़े बड़े किसान नेता थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो इस आंदोलन को दिशा में ले जा सकते थे, उन्हें जान करके आंदोलन से दूर रखा गया। हम जो इनकी प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी का विरोध कर रहे हैं, जो एसकेएम नाम की कॉर्पोरेट कंपनी, टिकैत एंड कंपनी, इसको अपने पूरी कब्जे में ले चुकी है, उन लोगों को धीरे धीरे चुन चुन कर एसकेएम से बाहर निकलने की साजिश है। उन साजिशों को हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा कामयाब नहीं होने देगा। तो ये था उस इलेक्ट्रोल राजनीति को जवाब, जिस तरह से दिल्ली में महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली को घेर लेते हैं चारों तरफ से, राजस्थान का एक कांग्रेस नेता मध्यस्थ बनता है और संपत्ति रातों रात बढ़ जाती है। कुछ लोगों के लिए आंदोलन एक अखाड़ा हो सकता है, एक प्रयोगशाला हो सकती है, एक लाइजनिक बिजनेस हो सकता है, लेकिन जो किसान, छोटा किसान, जिसके लिए उसका अस्तित्व का सवाल है, इलेक्ट्रोल राजनीति से उसका कुछ भला नहीं होना।
आज भी किसान के पास आंदोलन का दाव सबसे मजबूत दाव है। इस पे जो भी आपकी राय कमेंट्स हो वो आप सभ्य तरीके से कमेंट्स बॉक्स में डालिए। इस चैनल को आपकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलिए। धन्यवाद। जय किसान।